हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के ऊपर रहेगा। ये बैंकिंग सिस्टम का पार्ट 1 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था, आरबीआई का जन्म कब हुआ, या बैंक के इतिहास को कितने फेजेस में बांटा गया है, और किस तरह से आज के टाइम पे बैंकिंग जो है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इंपैक्ट डालती है, इफेक्ट करती है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया के अंदर हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बैंकिंग होती क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैंक। ठीक है, बैंकिंग की जो डेफिनेशन है भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के अंदर ये डिफाइंड करी गई है। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 कहता है कि बैंक कोई ऐसी ही संस्था है जो सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, जो मनी को एक्सेप्ट करती है और मनी को डिपॉजिट करती है अपने अंदर। किस पर्पज से, ताकि वो उसे उधार दे सके या फिर उसे अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके, उसको हम लोग बैंक कहते हैं। फिर से समझिए, बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 कहती है कि बैंकिंग का बेसिक मतलब क्या है, ताकि लोगों से मनी को एक्सेप्ट करना, किस पर्पस के लिए, ताकि उसे आगे मनी को लेंड किया जा सके, उधार दिया जा सके, उसे अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्ट किया जा सके। दैट इज नोन एज द बैंकिंग। अब इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 फेज में बांटा है। ध्यान से समझिए, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज है प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, यानी कि आजादी से पहले भारत में बैंकिंग के लिए क्या क्या काम हुआ और क्या हाल था। दूसरा फेज है 1947 से लेकर 1991 तक, जब एलपीजी पॉलिसीज आई। अगर आपने इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान डिटेल में पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया था 1991 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और सरदार मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इंडिया में एलपीजी पॉलिसी लॉन्च करी गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सेकंड फेज 1947 से लेकर 1991 तक का है, और थर्ड फेज जो है 1991 से लेकर टिल टुडे तक का है, जिसे मॉडर्न बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगी बात। तो बेसिकली इस स्लाइड से हम लोगों ने क्या समझा कि जो बैंक की डेफिनेशन है वो बैंक की डेफिनेशन बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के तहत आती है, जिसमें यह डिफाइंड किया जाता है कि बैंक बेसिकली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम जो है मनी को एक्सेप्ट करना है, डिपॉजिट करना है, ताकि वो आगे जरूरतमंद लोगों को लेंड कर सके, इन्वेस्ट कर सके अलग अलग चीजों के अंदर। बैंकिंग हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया, प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, सेकंड 1947 से लेकर 1991 तक, और तीसरी बियॉन्ड द 1991। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक फेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट आपको जरूरी याद रखना है आपके पेपर के लिए, ठीक है, स्पेशली पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका पीपीएससी का है, चाहे वो आपका पीसीएस का है, या फिर आपका पटवारी का है, एनी कोर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूंगा, डबल स्टार मार्क करता चलूंगा। क्लियर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के अंदर सबसे पहला बैंक कौन सा था? द फर्स्ट बैंक इन इंडिया दैट इज ओपन नोन एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये कोलकाता में ओपन हुआ था। ठीक है, आजकल उस समय कैलकाटा था, आजकल कोलकाता बोल देते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो 1911 तक इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी। ठीक है, या कैलकाटा थी, जो भी आप कहना चाहें। 1911 तक भारत की कैपिटल जो थी कोलकाता थी। तो उस समय की भारत की राजधानी में पहला बैंक खोला गया, दैट इज नोन एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1870 में ये ओपन हुआ था, लेकिन इसने अपनी सेवाएं देना 1832 में बंद कर दिया। कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न बैंक इन द कॉलोनियल इंडिया, इट वाज डिसॉल्व्ड इन 1832। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत के अंदर ओपन होने वाला पहला मॉडर्न बैंक या पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर। कई जगह पर आपको ये बैंक ऑफ HONDU हिंदुस्तान भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो एक ही बात है। क्लियर। 1770 में ओपन हुआ, 1832 में इसे डिसॉल्व कर दिया गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और बैंक ओपन किए गए, ठीक है, लेकिन वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसे कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया ओपन हुआ
1786 में, और ये 1791 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। उसके बाद एक बैंक आया जिसका नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ अवध बोलते हैं इसको, ठीक है। कई जगह आपको AWADH लिखा मिलेगा, कई जगह आपको OUDH भी लिखा मिलेगा। बैंक ऑफ अवध, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में ओपन हुआ और 1958 में इसने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया। अब अवध बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भारत के अंदर ओपन होने वाला फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया था, सुपर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कमर्शियल बैंक था। अब आप कहोगे कि सर दूसरे बैंकों में और कमर्शियल बैंक में अंतर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। ऊपर जो ये बैंक खुला है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये सब शाहूकारिता के मॉडल पे ओपन थे। शाहूकारिता मॉडल क्या होता है? इसमें सिर्फ लोगों को लोन दिया जाता था, ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक के अंदर लोगों के पैसे को डिपॉजिट भी किया जाता है, ठीक है, प्लस उन्हें लोन भी दिया जाता है। मतलब लेन देन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन जो ये पहले वाले बैंक थे इसमें सिर्फ लोन देने की प्रक्रिया थी, शाहूकारिता मॉडल बोलते हैं इसे, क्लियर। तो अवध बैंक या फिर जिसे आप ओध बैंक भी बोलते हो, ये भारत का पहला कमर्शियल बैंक था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज बैंक ऑफ अवध। कई किताबों में आपको फर्स्ट कमर्शियल बैंक कुछ और भी लिखा मिल सकता है, लेकिन आपको इसी बैंक को फर्स्ट कमर्शियल बैंक मानना है, क्लियर। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि प्री इंडिपेंडेंस ईरा में भारत में 600 से ज्यादा बैंक ओपन किए गए। प्री इंडिपेंडेंस ईरा में भारत के अंदर 600 से ज्यादा जो थे बैंक ओपन किए गए, क्लियर होगी बात। 3 बैंक थे, याद रखना, 3 बैंक थे। एक बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, ये ओपन हुआ था 1806 में, ठीक है। इसकी डेट याद रखनी है, क्यों याद रखनी है अभी बताता हूं। देयर इज ए बैंक कॉल्ड बैंक ऑफ बंगाल, और एक बैंक था बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, ये बना था 1840 में, क्लियर। एक बैंक था बैंक ऑफ मद्रास 1843 के अंदर। इन तीनों बैंकों को बोलते थे प्रेसिडेंसी बैंक। एक तो हो गया बैंक ऑफ बंगाल, प्लस एक हो गया बैंक ऑफ बॉम्बे, क्लियर, एक हो गया बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को कोलैबोरेटली बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है एक तरीके से राजशाही बैंक, ठीक है। इन तीनों बैंकों को अमलगामेट करके, अमलगेट करने का मतलब होता है मर्ज करके, कंबाइंड करके 1921 में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया। फिर से सुनिए, 3 बैंक थे। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। इन तीनों बैंकों को कंबाइंड करके 1921 में एक बैंक बनाया गया जिसे कहते हैं इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया को आजादी के बाद 1955 में नाम बदल के बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भारत का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पुराना बैंक है, याद रखिएगा, क्लियर होगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा? एसबीआई का ओरिजिनल नाम क्या था? तो एसबीआई का ओरिजिनल नाम था इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर। और इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों को आपस में मिलाकर बना? 3 बैंकों को, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। इसको आप बीबीएम से याद रख सकते हो, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। 1921 के अंदर बना और इसको बोला गया इंपीरिकल बैंक, ठीक है जी। और 1955 के अंदर इंपीरिकल बैंक का ही नाम रूपांतरित करके क्या बनाया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक मैं पूरी डिफरेंट अलग से वीडियो भी बनाऊंगा आरबीआई के ऊपर एक, ठीक है। अप्रैल 1935 के अंदर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन किया गया, ठीक है जी। अप्रैल, ये डेट याद रखना है, अप्रैल 1935 के अंदर भारत में एक बैंक बनाया गया जिसे बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? बैंक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट वाज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। आरबीआई के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी पूरी डिटेल के अंदर, क्लियर। फिलहाल आपको याद रखना है कि आरबीआई कब बना? अप्रैल 1935 के अंदर। इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन किसने करी थी? किस कमेटी ने, किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? रिकमेंड बाय द हिल्टन यंग कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन, एक पर्सन था जिसका नाम था हिल्टन,
ओके, वो उस कमीशन का हेड था। तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बना था और इस कमीशन ने रॉयल इंग्लैंड को, या ये कह लीजिए रॉयल फैमिली को, उस समय भारत गुलाम था ना, रॉयल फैमिली को रिकमेंड किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपको एक बैंक बनाना चाहिए, दैट इज नोन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट, दिस टाइम पीरियड मोस्ट ऑफ द बैंक वर स्मॉल इन साइज एंड सफर्ड फ्रॉम अ हाई रेट ऑफ फेलियर। फर्स्ट फेज के अंदर यानी कि प्री इंडिपेंडेंस के अंदर, यानी कि 1947 से पहले भारत के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 600 से ज्यादा बैंक ओपन किए गए। इस समय पर ओपन होने वाले ज्यादातर बैंक स्मॉल थे और फेलियर थी, ज्यादातर फेल हो जाते थे। एक तो इसमें ऑनेस्टी का बहुत बड़ा रीजन था, दूसरा था लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो बैंक थे या तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन सरकार के कंट्रोल में थे, या फिर वो शाहूकारिता के मॉडल पे चलते थे। ठीक है, अब शाहूकारिता मॉडल में आपको समझा चुका हूं। क्लियर। इस समय में लेकिन कुछ ऐसे बैंक निकल के भी सामने आए जो बाद में और अभी तक सक्सेसफुल चलते रहे, जैसे इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक 1865 में बना था। क्लियर। और एक बात याद रखना, 1865 से लेकर लगभग अगस्त 2019 तक ये चला। क्लियर। अगस्त 2019 के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। याद रखिए, इंडियन बैंक के साथ अगस्त 2019 में इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद आया पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक बना था 1894 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, और पीएनबी को बनाने का जो श्रेय था लाला लाजपत राय को जाता है। लाला लाजपत राय। क्लियर। लाला लाजपत राय को जाता है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया 1906 के अंदर बना, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ 4 से 5 वो बैंक थे जो प्री इंडिपेंडेंस इरा में बने और सक्सेसफुली लॉन्ग टाइम तक वर्क करके गए, या फिलहाल अभी भी वर्किंग है। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? व्हेन वाज द आरबीआई फॉर्म्ड? आरबीआई वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1935 अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई के ऊपर डिटेल एक वीडियो रहेगी 40 से 45 मिनट की। ठीक है। बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी आरबीआई में हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सेकंड फेज बैंकिंग का, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग फ्रॉम 1947 टू 1991। यानी कि इसके अंदर हम लोग उन सारी कंडीशंस के, उन सारे फैसलों का जिक्र करेंगे जो 1947 आजादी के बाद और हमारी जो एलपीजी पॉलिसीज है उनके लागू होने से पहले है। ये वाला जो फेज है इसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग पीरियड। अब मैं आपको यहां पर नेशनलाइजेशन पहले ही समझा दूं। देखिए, सेकंड जो फेज है 1947 से 1991, इसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टाइम पीरियड बोलते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। अब राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? कोई बैंक जन्म से, जब से बना है, वो प्राइवेट अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। सरकार ने उसकी जितनी भी टोटल लागत है उसे खरीद कर, ठीक है, अब उसे पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कर दिया, दैट इज नोन एज अ नेशनलाइजेशन। क्लियर। जैसे पीएनबी हुआ, ये सब नेशनलाइज्ड बैंक हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, कम से कम आप मान के चलिए एट प्रेजेंट हमारे पास 20 के करीब ऐसे बैंक हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक है एट प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इन 1949 1 जनवरी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई अप्रैल 1935 के अंदर बना। आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। व्हेन वाज द आरबीआई गेट नेशनलाइज्ड? सो द आरबीआई गेट नेशनलाइज्ड इन द ईयर ऑफ 1949। क्लियर। ये पूरे पीरियड के अंदर हम लोग देखेंगे कि किन किन बैंकों को क्यों नेशनलाइज्ड किया गया। आरबीआई को नेशनलाइज्ड करने के बाद इन्हें सेंट्रल बैंक का भी दर्जा दिया गया अंडर द बैंकिंग एक्ट 1949। ठीक है, इन्हें सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया। आरबीआई के जो मुखिया होते हैं उन्हें आरबीआई का गवर्नर कहा जाता है। क्लियर। ज्यादातर हमारी जो करेंसी होती है उनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ये भी बात याद रख लीजिएगा। ठीक है। आरबीआई का अपना एक परमानेंट एम्बलम है, एम्बलम यानी कि चिन्ह, जिसको बोलते हैं टाइगर अंडर द पाम ट्री। टाइगर अंडर द पाम ट्री, पाम यानी कि खंजूर का पेड़, एक चीता जो खंजूर के पेड़ के नीचे खड़ा है, ये आरबीआई का एम्बलम है। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद अगर आपको 5 ईयर प्लान मेरे याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बीच में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, ठीक है, 1969 के अंदर, तो उन्होंने 14 बैंकों को 14 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया था। ये 14 बैंक वो थे जिनकी आउटपुट या फिर जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा थी, जिनकी सालाना टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा थी। तो उन 14 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया, ठीक है। तो याद रखिए 19 जुलाई 1969 श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1969। और कौन कौन से बैंकों को नेशनलाइज किया गया? ये 14 बैंक थे जिन्हें राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में लाया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है जी। तो याद रहे 1969 के अंदर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 14 बैंकों को क्या किया गया? नेशनलाइज्ड किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर? और ये कौन से बैंक थे जिनकी टर्नओवर या आउटपुट सालाना, एनुअली जो है 50 करोड़ से ज्यादा थी। नेक्स्ट, ओके, उसके बाद 1980 के अंदर 6 मोर बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया, ठीक है। 1980 के अंदर 6 मोर कमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज्ड इन अप्रैल 1980। और ये 6 बैंक कौन से थे? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजय बैंक। तो 14 बैंक पहले नेशनलाइज्ड हुए, 6 बैंक बाद में नेशनलाइज्ड हुए। क्लियर होगी बात? टोटल कितने बैंक हो गए? 20 बैंक हो गए। इन 20 में से एक बैंक जो था बाद में पीएनबी के साथ मर्ज हो जाता है। तो याद रखें टोटल 19 बैंक ऐसे बचे थे जिनको नेशनलाइज्ड किया गया था। क्लियर होगी बात? 14 पहले हुए, 6 बाद में हुए। उनमें से जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था इसको पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो टोटल 19 ऐसे बैंक बचे थे जिनको हमने नेशनलाइज्ड किया था। इसके अलावा यहां पर कुछ और ऐसे बैंक बने जो भारत की अर्थव्यवस्था की बाद में जाके रीढ़ की हड्डी बने। क्लियर? 1975 के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसे बोलते हैं नरसिम्हा कमेटी। 1975 के अंदर एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं नरसिम्हा कमेटी। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर भारत के अंदर आरआरबीज की स्थापना करी गई, रीजनल रूरल बैंक, जिन्हों असी पेंडू खेते दे बैंक कहने हैं, ठीक है। रीजन रूरल बैंक की स्थापना करी गई 2 अक्टूबर 1975 को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर आरआरबीज बनाने की स्थापना, रीजन रूरल बैंक बनाने की जो स्थापना है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे करी गई? नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे करी गई 1975 के अंदर। ओके, बाद में जाके ये प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, उसके बाद नाबार्ड बनाया गया 1982 के अंदर। नाबार्ड में आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको बनाने के लिए जो रिकमेंडेशन थी वो करी थी पी सीतारमन कमेटी ने, पी सीतारमन कमेटी ने। क्लियर? उसके बाद बना एक्सिम बैंक, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का आयात और निर्यात को बढ़ावा देने वाला बैंक। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्लियर? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? फिर से सुन लीजिए, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। क्लियर? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के अंदर लघु उद्योग को बढ़ावा देने वाला बैंक, ये बना 1990 के अंदर। क्लियर जी? तो ये पूरा जो सेकंड फेज था ये नेशनलाइजेशन के ऊपर रहा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आपके पेपर है, ये है आपका पेपर, ठीक है। भारत का जितना भी गवर्नमेंट का पेपर है वो इन्हीं पॉइंट से कवर किया जाएगा बैंकिंग के ऊपर। थर्ड फेज में जाने से पहले मैं चाहता हूं आपको कुछ 10 से 15 पॉइंट ऐसे पढ़ा दूं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इलाहाबाद जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1865 के अंदर। अगस्त 2019 तक भारत का ओल्डेस्ट वर्किंग बैंक, ऐसा बैंक जो सबसे पुराना भी है लेकिन अभी भी वर्क कर रहा है, वो इलाहाबाद था। लेकिन आपको पता है कि अगस्त 2019 के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। तो एट प्रेजेंट आपका जो सबसे पुराना बैंक है वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ओल्डेस्ट प्लस लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया इज एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? अगर एसबीआई ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको फिर किसको टिक मारना है? इलाहाबाद बैंक को। मैं बता चुका हूं कि अगस्त 2019 में इलाहाबाद बैंक अपनी सेवाएं बंद कर चुका है। उससे पहले इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे ओल्डेस्ट बैंक था। ठीक है, अपनी सेवाएं डिस्पोज करने से पहले लगभग 145 साल इन्होंने लगातार देश को अपनी सेवाएं दी हैं। इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि आपको पता है, और इसका नाम बदला गया 1955 के अंदर, और ये बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? 3 बैंकों को मिलाकर बना था, बंगाल, बॉम्बे प्लस मद्रास। क्लियर? ठीक है, 1806 में बंगाल, फिर 1840 में बॉम्बे और 1843 में फिर मद्रास। इन तीनों को मर्ज किया गया और इन तीनों को बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक, राजशाही बैंक। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, ये पॉइंट तीसरा अत्यंत इंपॉर्टेंट है। लगभग जहां तक मुझे याद है 2011-12 के किसी एग्जाम में ये पूछा गया था। द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विद लिमिटेड लाइबिलिटीज। ठीक है, भारत का ऐसा पहला बैंक जिसमें भारतीयों की लिमिटेड लाइबिलिटीज थी, टू बी मैनेज्ड बाय इंडियन बोर्ड वाज अवध कमर्शियल बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881 एट फैजाबाद। फैजाबाद एट प्रेजेंट यूपी के अंदर है, इस बात को याद रखिए। देखिए थर्ड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है, ऐसा पहला बैंक जिसमें भारतीयों का कंट्रोल था, इंडियंस का थोड़ा बहुत कंट्रोल था, विद लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ इंडियन, जिसको इंडियंस के लोगों ने अपने दम पे थोड़ा बहुत चलाना शुरू किया, वो अवध कमर्शियल बैंक था। 1881 में ओपन हुआ था, फैजाबाद यूपी के अंदर। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या आता है, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया विद लिमिटेड लाइबिलिटीज। क्लियर? अगर लिमिटेड लाइबिलिटीज है तो अगला क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट प्योरली बैंक ऑफ इंडिया जो पूरी तरीके से इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया, वो था हमारा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। 1895 में ये बना था, उस समय इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। आज पीएनबी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर। क्लियर होगी बात? पीएनबी का एट प्रेजेंट आपको हेडक्वार्टर मिलेगा दिल्ली के अंदर। पीएनबी को बनाने का जो श्रेय है वो लाला लाजपत राय को जाता है। ठीक है, और भी लोग थे पर इतिहास में ज्यादातर इन्हीं का नाम आता है, लाला लाजपत राय को जाता है। नेक्स्ट, ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या आएगा, पहले क्वेश्चन बनेगा, भारत का ऐसा पहला बैंक जिसमें भारतीयों की थोड़ी बहुत पेशगी थी, लिमिटेड लाइबिलिटीज थी, अवध बैंक। और दूसरा, कंप्लीट मैनेज्ड बाय द इंडियन, दैट इज योर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। 1895 में बना, उस समय हेडक्वार्टर लाहौर में था, एट प्रेजेंट दिल्ली के अंदर है। लाला लाजपत राय को इसका श्रेय जाता है। फर्स्ट ट्रूली, भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी बैंक, दैट इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए आरबीआई को मैंने बोला था कि इसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक कोई नाम नहीं है, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है कि ऐसा बैंक जो बैंकिंग प्रणाली के केंद्र में है, जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज अ सेंट्रल बैंक। लेकिन यहां पर जो सेंट्रल बैंक की चर्चा हो रही है, ये एक्चुअल में एक बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आरबीआई नहीं है, ये एक्चुअल में एक बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला ट्रूली बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इज कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1911 के अंदर। क्लियर? और इसको कंप्लीटली, इसके अंदर पैसा और मैनेज करने का कंप्लीट जो श्रेय था वो इंडियंस को जाता था। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटीज के लिए अवध बैंक जो पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा मैनेज किया जाता था, लेकिन पैसा पूरा भारतीयों का नहीं था, वो पीएनबी। और एक ऐसा बैंक जिसमें पूरी तरीके से पैसा भारतीयों को था, मैनेज इंडियंस के द्वारा किया जाता था, दैट इज योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया 1919 के अंदर। तो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित किस बैंक के इनॉग्रेशन पे महात्मा गांधी जी का नाम छपता है? तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको मैंने बताया था कि आरबीआई का जो मुखिया होता है तो उसे गवर्नर बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ज्यादातर किताबों में लिखा मिलेगा ओ स्मिथ, पूरा नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये ब्रिटिश साम्राज्य से थे। और अगर पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर जो इंडियन मूल के थे, जिनका रिलेशन भारत से था, वो थे सीडी देशमुख। क्लियर? फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट आरबीआई इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। नेक्स्ट,
ऐसा पहला बैंक जिसने भारत में सेविंग अकाउंट खोला। देखिए अकाउंट दो तरीके का होता है, एक आपने सुना होगा करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, बचत खाता और चालू खाता, ठीक है, सेविंग अकाउंट, इन दोनों को मिलाकर बनता है कासा। इसकी एब्रीवेशन पूछते हैं बैंक के एग्जाम में, कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में आप बैंक को पैसे देते हो, चालू खाते में आप बैंक को पैसे देते हो कि आपने हमारा पैसा संभाला। सेविंग अकाउंट में बैंक आपको पैसे देता है इंटरेस्ट के तौर पर। क्लियर होगी बात? क्लियर, इंटरेस्ट के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने कोई अपनी बैंक के अंदर लिमिट खुलवाई हुई है। बहुत सारे इंडस्ट्री या बिजनेस से लोग जुड़े हुए लोग जो हैं बैंक के अंदर अपनी लिमिट खुलवाते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, तो उसके बदले उन्हें बैंक को हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो एक तरीके का करंट अकाउंट है। लेकिन बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक उस पैसे को दूसरों को देता है लोन के रूप में, और बदले में बैंक आपको उसका कुछ हिस्सा इंटरेस्ट के तौर पर देता है, दैट इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ओवरसीज ब्रांच, भारत का पहला बैंक जिसने अपनी ब्रांच भारत के बाहर खोली। ओवरसीज का मतलब है ऐसा भारत का पहला बैंक जिसने विदेश में अपनी ब्रांच खोली, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। और ये 1946 में इसने अपनी पहली ब्रांच खोली थी लंदन के अंदर। क्लियर? द फर्स्ट इंडियन बैंक जिसने इंडिया के बाहर अपनी ब्रांच खोली, बैंक ऑफ इंडिया, लंदन, 1946 के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक जो था, ठीक है, ये बहुत बड़ा बैंक है आज के टाइम पे। आईसीआईसीआई बैंक वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। आजकल तो लगभग हर एक बैंक के पास इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, लेकिन भारत का पहला बैंक जिसने अपने कस्टमर्स के लिए इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी शुरू करी कि आप इंटरनेट के थ्रू सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज आईसीआई। पहला बैंक भारत के अंदर जिसने क्रेडिट कार्ड ओपन किया, ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड होता है और एक होता है डेबिट कार्ड, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बैंकिंग की भाषा में बोला जाता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक मनी? क्रेडिट कार्ड प्लस डेबिट कार्ड इज नोन एज द प्लास्टिक मनी। क्लियर? और ये ओपन किए गए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फर्स्ट क्रेडिट कार्ड ओपन किया गया भारत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर? क्रेडिट कार्ड के लिए एक लाइन बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर, ये क्रेडिट कार्ड की ओपनिंग थीम होती है। और डेबिट कार्ड के लिए बोला जाता है बाय नाउ पे नाउ, ठीक है, बाय नाउ पे नाउ। क्लियर? नेक्स्ट, आईसीआईसीआई ही भारत का पहला बैंक था जिसने मोबाइल एटीएम शुरू किया। ठीक है, मोबाइल एटीएम का मतलब क्या है? पहले एटीएम जगह जगह पर ओपन करनी शुरू करी, वो आईसीआईसीआई बैंक था। क्लियर होगी बात? मोबाइल एटीएम। नेक्स्ट, अगला, 3 रीजनल बैंक हैं। ये बैंक के पंजाब के पेपरों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, कोई भी पंजाब का पेपर है। 3 बैंक थे रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज। एक था पंजाब ग्रामीण बैंक। क्लियर? पंजाब ग्रामीण बैंक, ठीक है। एक है मालवा ग्रामीण बैंक, क्लियर, और एक है सतलुज ग्रामीण बैंक। और इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और ये मर्ज हुए पंजाब ग्रामीण बैंक के अंदर। फिर से सुनिएगा, द गवर्नमेंट मर्ज 3 रीजन रूरल बैंक, दैट इज पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक एंड सतलुज ग्रामीण बैंक। 1 जनवरी 2019 को इन तीनों बैंकों को मर्ज करके न्यू ग्रामीण बैंक बनाया गया, ठीक है, नोन एज दैट इज योर पंजाब ग्रामीण बैंक। एक तरीके से पंजाब के जो 3 सबसे बड़े आरआरबीज थे, पंजाब ग्रामीण बैंक प्लस मालवा ग्रामीण बैंक प्लस सतलुज ग्रामीण बैंक, इन तीनों को कंबाइंड करके सिर्फ एक ही रखा गया, दैट इज योर पंजाब ग्रामीण बैंक। ये याद रखिए। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक है जिसकी इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा ब्रांच है। सबसे पहली ब्रांच इंडिया के बाहर एसबीआई की नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस। इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा ब्रांचेस इस समय एसबीआई की हैं। 2 तरीके के और बैंक होते हैं, एक होता है पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक, और एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन बैंकों को ओपन करने का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा मिलता है, ठीक है, और आरबीआई ने इन बैंकों को ओपन करने का लाइसेंस दिया था 2015 के अंदर। याद रखें,
पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनमें अंतर क्या होता है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो याद रहे कि पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो 2016 में जलंधर में खुला था, याद रहे। क्लियर। इंडियाज कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इंडियाज फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जो अप्रैल 2016 में पंजाब के जलंधर में खुला था। तो क्वेश्चन क्या आएगा, भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो आप लिखेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, 2016 में जलंधर में ये ओपन हुआ। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? क्लियर, वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, और ये फर्स्ट पेमेंट बैंक था इंडिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? तो आप टिक मारेंगे एयरटेल। क्लियर। और ये सब एयरटेल हुआ, पेमेंट बैंक हुआ, स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ, ये सब 2015 से ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं थर्ड फेज 1991 से बियॉन्ड। तीसरे फेज में हम लोग बेसिकली ज्यादातर जो है प्रेशराइज करेंगे लिबरलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। क्लियर। दिस पीरियड सो द रिमार्केबल ग्रोथ इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक विद लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें कहा गया है कि इस पीरियड के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई, क्योंकि सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की पॉलिसीज में थोड़ी सी लिबरलाइजेशन यानी कि छूट करना शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया 1991 में कौन सी पॉलिसी आई थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Even after the nationalization and the subsequent regulation that followed, a large portion of masses is untouched by the banking service. इसमें कहा गया है कि भाई बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन करने के बाद भी भारत के अंदर 60% ऐसी पॉपुलेशन थी जिसने बैंक के अंदर अपना कोई अकाउंट नहीं खुलवाया। यानी कि ये बात कर रहा है सेकंड फेज की, कि सेकंड फेज के अंदर हमने लगभग 19-20 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया, सरकार ने अपने हाथों में लिया, फिर भी सिर्फ 40% जनता ऐसी थी जिसके पास अपना बैंक अकाउंट था। तो पूरी बची हुई जनता को, ठीक है, ताकि बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जा सके, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं की पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन करना पड़ा। 1991 के अंदर द नरसिम्हा कमेटी गेव इट्स रिकमेंडेशन टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स इनटू बैंकिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को दोबारा से कब अलाउ किया गया? तो वो किया गया 1991 के अंदर। क्लियर। पहले तो सरकार ने सारे प्राइवेट बैंकों को खरीद के नेशनलाइज कर दिया, अब सरकार कह रही है कि दोबारा से और प्राइवेट बैंक लेके आओ। क्लियर। अब वो प्राइवेट बैंक कौन कौन से थे? तो इसलिए आरबीआई ने 1991 में 10 बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया, जैसे कि आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इंडसिंड बैंक और डीसीबी। क्लियर। ये आज के समय पर भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हैं। इन 1998 नरसिम्हा कमेटी अगेन रिकमेंड टू एंट्री ऑफ मोर प्राइवेट प्लेयर्स। क्लियर। पहले 1991 में नरसिम्हा कमेटी ने कहा कि भी आरबीआई को कि और प्राइवेट बैंक ओपन करो। 1998 में फिर से और प्राइवेट बैंकों को भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक एंड यस बैंक। क्लियर होगी बात। तो बेसिकली जो पहला फेज था वो शाहूकारिता के ऊपर था, दूसरा फेज नेशनलाइजेशन के ऊपर था, तीसरा फेज जो था वो लिबरलाइजेशन के ऊपर था, याद रखिएगा। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट जरूर करके अपना व्यू दिया करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।